तो हम लोग अभी तक काइनेमेटिक्स वाला पार्ट कर चुके हैं, ठीक है। जैसे हम लोग मोशन का स्टडी कर रहे थे, मोशन का स्टडी में हम लोग बोले दो पार्ट पढ़ना है, एक काइनेमेटिक्स वाला पार्ट और दूसरा था डायनेमिक्स वाला पार्ट, ठीक है। काइनेमेटिक्स वाला पार्ट में हम लोग काउज ऑफ मोशन के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं, काउज ऑफ मोशन के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। काउज ऑफ मोशन क्या है? किसी बॉडी को मोशन कौन प्रोवाइड करता है? फोर्स प्रोवाइड करता है। काइनेमेटिक्स हम कभी फोर्स का बात नहीं किए, डिस्प्लेसमेंट निकाले, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाले, एंगुलर वेलोसिटी निकाले, वेलोसिटी निकाले, एक्सेलरेशन निकाले, कभी भी फोर्स का बात नहीं किए कि भैया फोर्स क्या है उसके पीछे, काउज है, इसका हम बिल्कुल डिस्कस नहीं किए। बस वहाँ क्या डिस्कस किए कि कोई इंसान छत से कूद रहा है तो कूदने में, नीचे गिरने में कितना समय लगेगा, कितना दूर जाए गिरेगा, कितना वेलोसिटी से गिरेगा, हाँ गिरते समय उसका मोमेंटम क्या चेंज होगा, फोर्स कितना लगेगा, कौन फोर्स लगेगा, फोर्स के बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं किए हम लोग। काइनेमेटिक्स वाला पार्ट में फोर्स के बारे में डिस्कशन नहीं किए। डायनेमिक्स वाले पार्ट में हम लोग सारा डिस्कशन किस पे करेंगे? फोर्स पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सारा डिस्कशन किस पे होगा? फोर्स पे डिस्कशन होगा, ठीक। तो डायनेमिक्स वाला पहला टॉपिक है वो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो ऑब्वियसली हम बताएं किसी भी मोशन को प्रोवाइड करने के लिए सबसे जो काउज है मोशन को, मोशन किसी ऑब्जेक्ट में मोशन, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको मोशन में लाना है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है भैया? फोर्स है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे फोर्स के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फोर्स से। देखो, ऑल्दो दिस इज द टॉपिक ऑफ क्लास 9th, दिस इज द टॉपिक ऑफ क्लास 9th, वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल्स, ठीक है। हम लोग आराम से निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्लास 11th में हम लोगों को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन क्या होता है, न्यूटन लॉ का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, इस 9th में पढ़ना है। लेकिन हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेंगे कि होता क्या है, ठीक है। लेकिन डिटेल डिस्कशन 9th में है, हम लोगों को कोई मतलब है नहीं, हम लोगों को एग्जाम पास करने से मतलब है, ठीक है। हमको न्यूमेरिकल बनना चाहिए, डिफिनेशन न्यूमेरिकल वगैरह, डिफिनेशन वगैरह एग्जाम में पूछेगा नहीं। चलो ठीक है, चलो फोर्स क्या है? बचपन में पढ़े होंगे, पुल एंड पुश इज इक्वल फोर्स। फोर्स क्या है? पुल और पुश इज फोर्स, ठीक है। तो बचपन में डिफिनेशन अभी भी पढ़ोगे। तो फोर्स क्या भैया? तो इसका डिफिनेशन हम बता देंगे, इट इज अ मैकेनिकल इंटरेक्शन। क्या है? मैकेनिकल इंटरेक्शन, इट इज अ मैकेनिकल इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडीज। फोर्स क्या है? ये इंटरेक्शन है, किसके बॉडी में? बॉडी के बीच में, दो बॉडी के बीच में क्या है? इंटरेक्शन है, दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन है, ठीक है। जैसे मानो कि एक बॉडी है, मान लो दिस बॉडी ए है और दूसरा बॉडी बी है, ये इसको या तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा या तो उसको ये रिपेल करेगा। दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, या तो यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, या तो रिपल्सन होगा, ठीक है। और इन दोनों को मिला देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरेक्शन। तो दो बॉडी के बीच में कितना इंटरेक्शन है, कितना रिपल्सन, सॉरी कितना अट्रैक्शन है, कितना रिपल्सन है, इस चीज को डिटरमाइन कौन करता है? फोर्स करता है। इसी को डिटरमाइन कौन करता है? फोर्स करता है। तो फोर्स बेसिकली क्या है? मैकेनिकल इंटरेक्शन है, किसके बॉडी में? दो बॉडी के बीच में, ठीक। मैकेनिकल इंटरेक्शन तो होता क्या है? दो ही काम होगा, या तो पुल होगा या तो पुश होगा। तो पुल होगा एंड पुश होगा, दो ही चीज हो सकता है, या तो पुल होगा। किसी भी पुल और पुश होने के पीछे जो रीजन है वो क्या है? काउज जो है वो क्या? मैकेनिकल इंटरेक्शन है। काउज कौन है? मैकेनिकल इंटरेक्शन है। मैकेनिकल इंटरेक्शन करने का मतलब होगा कि पार्टिकल पार्टिकल के बीच में या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन। यदि मानो सपोज ये पार्टिकल यहाँ पे है और दूसरा पार्टिकल ये ऐसे आया और ये इधर भाग गया, तो बिकॉज ऑफ द रिपल्सन ये इधर भाग गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पुश हो रहा है ना, पुल हो रहा है, पुश हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे पुशिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडी, दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। एक बात बताओ कि हम हमेशा इंटरेक्शन जो होगा, हमेशा इंटरेक्शन होगा, तो कम से कम कितना बॉडी चाहिए? कम से कम दो बॉडी चाहिए। इसीलिए यदि फोर्स है, यदि सपोज हम पे फोर्स लग रहा है, इसका पक्का मतलब है यूनिवर्स में एक और बॉडी होगा। ऐसा सपोज को सिनेरियो मानो कि पूरा यूनिवर्स में एक सिंगल बॉडी है, क्या उस पर फोर्स लगेगा? उस पर फोर्स, नेट फोर्स कितना है? 0 हो जाएगा, उस पर फोर्स लगेगा ही नहीं, लगेगा, ठीक है। क्योंकि फोर्स हमेशा एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर में आता है, एक्शन एंड रिएक्शन के पेयर में आता है। यदि एक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं रिएक्शन होगा, दैट मींस कहीं रिएक्शन हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्शन हो रहा होगा, ठीक है। खैर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्या है एक्शन रिएक्शन पेयर। बस अभी के लिए समझ में आया फोर्स क्या चीज है। फोर्स बेसिकली क्या है? मैकेनिकल इंटरेक्शन टू बॉडी के बीच में करता क्या है? पुल और पुश करता है,
ठीक है, ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। कोई दिक्कत यहां तक? तो अब देखो हमारा जो यूनिवर्स है उसमें कुछ बेसिक इंटरेक्शन है। पूरे यूनिवर्स में बोले मोटा मोटी कितना फोर्स है, पूरे यूनिवर्स में मोटा मोटी कितना फोर्स है? देयर आर ओनली 4 फोर्सेस। इसलिए बोलते हैं पूरे यूनिवर्स में 4 ही फंडामेंटल फोर्सेस है। कितना फोर्सेस है? 4 के अलावा कोई फोर्सेस नहीं है। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में कितना फोर्सेस है? 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। पहला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, ये 4 फोर्स है। लेकिन सर वेट क्या है? तो वेट एक तरह से जैसे जैसे वो देखता होगा तुम लोग, कृष्ण, राम, ये सब क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ भगवान विष्णु। विष्णु इज द मेन फोर्स और इसका कुछ फॉर्म है, जैसे हो गया राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, और क्या था बड़ा अवतार, वट जो भी अवतार है। तो ये दिस आर द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु इज द मेन कंपोनेंट। तो ये जो 4 फोर्सेस है, दिस इज द 4 फंडामेंटल फोर्सेस, यही 4 ही मेन है। और जितना तुम फोर्सेस देख रहे हो तुम, जैसे यहाँ पे हम इसको मारे ऐसे करके तो ये कूद गया, तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, यदि हम इन दोनों बॉडी को टच कर रहे हैं, क्या रियल लाइफ में इसको टच कर रहा है? हम इसको टच कर रहे हैं, क्या ये टच हो रहा है? ये टच बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा बना हुआ शरीर किससे है? एटम से। एटम से ही बना हुआ है। एटम का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये भी किससे बना हुआ है? एटम से। इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्सन होगा, कभी भी टच होगा। ये कभी इसको ये टच हो रहा है, डेट मींस ये टच नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ दिख रहा है ये टच हो रहा है, नहीं तो मैक्रोस्कोपिक लेवल देखोगे तो हम लोग किसी चीज को टच नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई भी एक बड़ी दूसरे बड़ी कभी टच नहीं करता है। ठीक है, कभी भी कोई किसी को छू नहीं सकता है। ठीक है, छू लू लगाना है को, तो कोई किसी को छू ही नहीं सकता है। ठीक है, चलो एनीवेज हम लोग बात करें यहाँ फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। तो देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस आर एग्जिस्ट इन दी नेचर। नेचर में कितना फंडामेंटल फोर्सेस है? 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस। अब यहाँ पे फोर्सेस है, कहीं कहीं लिखा होगा इंटरेक्शन, यहाँ पे क्या लिखा होगा? इंटरेक्शन। तो एक ही चीज है, 4 फंडामेंटल इंटरेक्शन बोलो या 4 फंडामेंटल फोर्सेस बोलो। तो वो क्या क्या है भैया? 4। तो पहला हम यदि देखो सबसे जो स्ट्रांग है तो सबसे ऊपर लिख रहे हैं, उसका उससे कम स्ट्रांग, उसका उससे कम स्ट्रांग, उसका उससे कम स्ट्रांग। तो सबसे स्ट्रांग फोर्स है, उसका नाम ही स्ट्रांग फोर्स है, स्ट्रांग फोर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, दूसरा जो सबसे स्ट्रांग है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो, तो तीसरा तुम्हारा फोर्स है वो है तुम्हारा वीक फोर्स। नाम है वीक फोर्स लेकिन वीक है नहीं। और चौथा है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है भैया? ग्रेविटेशनल। अब देखो भैया, जो स्ट्रांग फोर्स है, जो तुम्हारा स्ट्रांग फोर्स है और ये वीक फोर्स है, ये क्लास 12 में तुम आराम से डिटेल में पढ़ना है, क्लास 12 में। और ये भी क्लास 12 में पढ़ना है, ये क्लास 11 में पढ़ना है। तो सब फोर्सेस को हम लोग टॉपिक बाय डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ पे क्यों अपना समय वेस्ट करें? कोई मतलब बनता है? सब मतलब बनता नहीं। तो सब टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले, सबके लिए सेपरेट चैप्टर असाइन किया हुआ है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। थोड़ा थोड़ा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि समय का कमी है। ठीक है, और कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इन सब के लिए एक सेपरेट चैप्टर यहाँ पे हम लोग के सिलेबस में असाइन किया हुआ है। तो वाई वी डिस्कस इन डिटेल्स। ठीक है, तो चलो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अपना जाना माना स्ट्रॉन्ग फोर्स से डिस्कस करते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स या इसको बोलो न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर फोर्स। देखो, हम लोगों को पता है कि पूरा यूनिवर्स जो है, पूरा मैटर जो है, जिस फंडामेंटल यूनिट से बना हुआ है, दैट यूनिट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो एटम, उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो एटम। तो पूरा यूनिवर्स किससे बना हुआ है भैया? एटम से बना हुआ है। पूरा यूनिवर्स किससे बना हुआ है? तुम्हारा सेल हो गया, कुछ भी हो गया, किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। ठीक,
अब एटम का तुम यदि स्ट्रक्चर देखोगे, क्लासिकली मॉडल देखोगे, एक्चुअली क्वांटम मॉडल में देखोगे तो तुम जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, जैसे अभी पढ़ रहे हो ना स्ट्रक्चर, दिस इज अ न्यूक्लियस एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग अबाउट दी, ये पूरा स्ट्रक्चर ही गलत है, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वैलिड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम यहाँ पे इसका वेलोसिटी भी निकाल पा रहे हो और इसका रेडियस भी निकाल पा रहे हो बाय द बोर्स मॉडल्स। पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, पढ़ा ना क्लास 11th में केमिस्ट्री किताब में। तो ये मॉडल ही गलत है एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन ठीक है, अब फॉर टाइमिंग मानते हैं मॉडल सही है, ठीक। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमको पता है कि ये न्यूक्लियस है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली न्यूक्लियस तो है, किसी मॉडल में बात करो, वेक्टर मॉडल में बात करो, क्वांटम मॉडल में बात करो, या तुम्हारा बोर्स मॉडल में बात करो, या समरफील्ड मॉडल, जो भी मॉडल है एटम का, हर मॉडल में न्यूक्लियस इज दी सेंटर में। न्यूक्लियस कहाँ पे है? सेंटर में। न्यूक्लियस कहाँ पे है? एटम के सेंटर में है। और न्यूक्लियस के अंदर दो चीज है, क्या क्या भैया? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बहुत सारा प्रोटॉन है, बहुत सारा न्यूट्रॉन है, बहुत सारा प्रोटॉन है और बहुत सारा न्यूट्रॉन है यहाँ पे। और हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं कि लाइक चार्ज रिपेल इच अदर। क्या? लाइक चार्ज रिपेल इच अदर। दो यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिपल्सन होगा, यहाँ रिपल्सन होगा, ये इसके रिपल्सन होगा, तो हर जगह तुम देखो रिपल्सन होगा। या प्रोटॉन प्रोटॉन क्या कर रहा है? एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। यदि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा तो एटम या ये न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, ये टूट जाना चाहिए था। सपोज कोई एक घर है, घर के अंदर चार फैमिली है, चार फैमिली एक दूसरे से झगड़ा करते रहता है, मारपिट्टा करते रहता है, क्या घर रहेगा? घर टूट जाएगा, ठीक है। तो घर टूट जाना चाहिए था। ये घर टूट नहीं रहा है क्योंकि इसके अंदर एक खास प्रकार का फोर्स लग रहा है, एक खास प्रकार का फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या कर रहा है यहाँ पे? न्यूक्लियर फोर्स क्या है? अट्रैक्शन का काम कर रहा है। सब भाग रहा है, सब भाग रहा है, लेकिन एक फोर्स है जो सबको पकड़ा हुआ है, और दैट फोर्स इज ऑब्वियसली मच स्ट्रॉन्गर देन दिस रिपल्सिव फोर्स। तब ये रुका हुआ है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि घर है, ठीक है, घर है, घर में दो भाई है और दो भाई का दो बीवी है, ठीक है, दो बीवी है। दोनों बिगड़ने पर झट मारा पिटी हो रहा है, घर को तोड़वा दिया। देखो बहुत आम जिंदगी में देखता हुआ ऐसा, घर को क्या करता है? तोड़वा देता है। महिला लोगों का काम ही है, घर को तोड़वा के भीन, उसको नहीं बोलता हम लोग भाषा में बोलते भीन हो गया, मतलब अब सेपरेट सेपरेट खाना ही बनेगा सबका, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। दोनों लड़ा झटक कर रहा है, घर को तोड़वा दिया। लेकिन सपोज करो दोनों भाई जो है दोनों बहनी से शादी किया हुआ है, ये जो दोनों जो वाइफ है दोनों क्या है? बहन है, अपना बहन है। अब ये दोनों झगड़ा झटकी कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर कौन है? इसका मम्मी है। ये दोनों झगड़ा क्या? ये जो इसका पति था फोन कर दिया तुझे सासू माँ को, तो हर बेटी झगड़ा कर रही है, तो फिर क्या हुआ? डाटा अपना बेटी को, क्या झगड़ा कर रहा है? अपना बेटी क्या झगड़ा कर रहा है? तो दोनों अपने आप में मुंह फुला फुली करके लेकिन बैठ गया। एक दो तीन दिन 4 दिन पे झगड़ा भी खत्म हो गया। तो वही है, ये क्या है? ये जो मम्मी है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और दोनों जो है अंदर में क्या हो रहा है? रिपल्सिव फोर्स, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में रिपल्सन है, लेकिन जो मम्मी है तुम्हारा मोर पावरफुल और डोमिनेटिंग इन नेचर है, वो क्या बोले? बेटा रुक, राना साथ है मेरे, मारेगा तो पट्टा सुन कर देंगे। तो दोनों बेटियां शांत हो जाता है। यही यहाँ पर रोल कर रहा है स्ट्रॉन्ग फोर्स का, यहाँ भी रोल है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या करता है? बेटा तुम भाग नहीं सकता है, तुम मेरे रेंज में है, ठीक है। लेकिन क्या होगा ना, कभी कभी इतना ज्यादा लड़ाई हो गया, इतना ज्यादा लड़ाई हो गया, इतना ज्यादा हो गया, तो मुंह का फोड़ा-फोड़ी हो गया, तो मम्मी बोलेगी बाबू तुम दोनों झगड़ा झुटी नहीं करो, अलग रह जाओ। तो वही सिनेरियो यहाँ पे भी, यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, लेकिन क्या हो ना कि ये दोनों के बीच का दूरी बढ़ जाए, दोनों प्रोटॉन के बीच का दूरी बढ़ जाए, तो उस समय में तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है, मम्मी जो है, बोलता है बेटा तुम लोग अलग ही हो जाओ। तो इसी समय बनता है न्यूक्लियर बम, ठीक है। वो अलग बात है, हम न्यूक्लियर फ्यूजन का बात नहीं कर रहे हैं। फोर टैंक भी ये समझ में आ गया। ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब यदि दायरा, यदि यहां से यहां तक का बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर है, तब ये फोर्स डोमिनेटिंग होगा। लेकिन इससे ज्यादा हो जाएगा साइज बड़ा, इससे साइज बड़ा हो जाएगा, तब ये फोर्स जो है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स डोमिनेट नहीं कर पाता है, और उस कंडीशन में तुम्हारा न्यूक्लियस क्या जाता है? टूट जाता है। उस कंडीशन न्यूक्लियस टूट जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर बम भी ऐसा ही बनता है, न्यूक्लियर को तोड़ा भी ऐसे ही जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर साइज को बड़ा कर देता है, इस कारण न्यूक्लियस टूट जाएगा, ठीक है। खेल एनीवेज न्यूक्लियर फोर्स समझ में आया।
न्यूक्लियर फोर्स क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो क्या करता है, बाइंड करता है। क्या लिख देंगे, ये क्या करता है, बाइंड द न्यूक्लियस को क्या करता है, बाइंड करता है, ठीक है। और ये शॉर्ट रेंज फोर्स लिख दिए, दिस इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। और ये कितना है, इसका रेंज 10⁻⁻15 मीटर। इसको अंग्रेजी में बोल देते हैं फर्मी, वन फर्मी बोलते हैं, या फेंटोमीटर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रॉन्ग फोर्स। वी विल डिस्कस स्ट्रॉन्ग फोर्स इन मोर डिटेल्स इन लेटर चैप्टर्स, ठीक है। क्लास 12 में मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग नहीं पढ़ने वाले, ठीक। समय वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। कोई यहाँ तो कोई दिक्कत, मोटा मोटी समझ में आ गया स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स मम्मी वाला रोल निभाता है जो दोनों बहू को टूटने से बचाएगा, ठीक है। चलो दूसरा चलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो नाम से ये पता चल रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है भैया, चार्ज होता है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है। तो चार्ज के उपस्थिति में जो फोर्स तुम एक्सपीरियंस करोगे, चार्ज के उपस्थिति में जो दूसरा चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। जैसे तुम देखोगे, हम लोग पढ़े होंगे, इसमें दो प्रकार का फोर्स पढ़े हैं। जैसे एक पढ़ा हुआ क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहता है ये कि दो चार्ज यदि रुका हुआ है तो दोनों का दूरी यदि r है, इन दोनों में लगने वाला फोर्स होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। दैट मींस यदि और इसको डिटेल में देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द फोर्स। अब ये आया कहां से, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, याद करना पड़ेगा। दिस इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, याद करना पड़ेगा। दो फोर्स, दो चार्ज है, q1 q2 क्या है, q1 q2 दो चार्ज है, दोनों चार्ज का बहुत दूरी r है। तो इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स का वैल्यू होगा दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट, क्या पढ़ते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 में, ठीक है। मतलब सिंपली समझो कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ये चीज है ना एप्सिलॉन नॉट, ये किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो तुम्हारा फोर्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो, मीडियम पे डिपेंड करेगा। एयर में कुछ और होगा, पानी में कुछ और होगा। यदि दोनों चार्ज को पानी में डाल देंगे तो वहां पे लगने वाला फोर्स चेंज कर जाएगा। बात क्लियर है, किसी को दिक्कत? तो हम बोल रहे हैं भैया कि चार्ज की उपस्थिति के कारण, यहाँ पे तो दो चार्ज रुका हुआ है, दो चार्ज यदि रुका हुआ है, देखो जब चार्ज तुम्हारा क्या रहो, एट रेस्ट में रहे, उस समय लगने वाला फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाम है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में हो उस समय लगे फोर्स, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। या उसका दूसरा नाम है कूलम्ब फोर्स। क्या नाम है, कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब कौन था भैया, एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम पे इस फोर्स का नाम पड़ा है। हाँ, एप्सिलॉन नॉट ऐसे है, ठीक है। उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी उतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक। अब यदि चार्ज यदि मोशन में आ जाए, चार्ज यदि इन यूनिफॉर्म मोशन, जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो ना, तो उस समय जो चार्ज जो फोर्स क्रिएट करता है, उस समय उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो एक मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट को यहाँ रिपल्सन कर रहा है, तो बोलेंगे सर उसमें चार्ज कहाँ है, तो उसमें चार्ज है, वहां पे चार्ज का ओरिएंटेशन है। हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, वहां पे मैग्नेट जब पढ़ेंगे ना तब हम डिस्कस करेंगे कैसे एक यूनिफॉर्म चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर पाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, दोनों का कंबाइन यूनिफिकेशन ऑफ टू फोर्सेस है। दो फोर्सेस था पहले समय में, जो बहुत पहले समय तक इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर टू डिफरेंट फोर्सेस, बट उसको क्या किया, यूनिफिकेशन कर दिया, बोला दीज आर नॉट टू फोर्सेस, दो अलग अलग फोर्स नहीं है, दोनों एक ही फोर्स है, ठीक है। तो ये स्पेशल कंडीशन है, चार्ज को रोक दो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, चार्ज को मूव कराने लगो तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। तो एक्चुअली है तो दोनों का एक ही कंडीशन ना, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, इसका यूनिफिकेशन बोल कर दिया। बस समझ में आया, यहां तक क्लियर है,
यदि हम थोड़ा सा और अच्छे से बोले, यहाँ पे देखो हम दोनों कॉलम बनाते हैं, यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, और यहाँ पे हम बनाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलता है? ये दो बॉडी है, ये बॉडी 1 है जिसका मास m1 है, और दूसरा बॉडी उसका मास m2 है, और इन दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस r है, इन दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस r है। तो इन दोनों के जो बीच में फोर्स होगा वो क्या होगा? Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, बचपन में पढ़े होंगे, जहां पे G को क्या बोलते थे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो क्या बोलता है? यूनिवर्सल, मतलब यह कांस्टेंट जो है किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। यूनिवर्स, पानी में ले जाओ या आकाश में ले जाओ, वैक्यूम में ले जाओ या एयर में ले जाओ, इस जी का वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस इज दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। यह फोर्स मीडियम से इंडिपेंडेंट होगा, मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे तो सिमिलर है, यहां पे चार्ज Q1 हो जाएगा, यहां पे चार्ज Q2 हो जाएगा, दोनों का बीच की दूरी r हो जाएगा, तो फोर्स यहां पे सिमिलर होगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। वहां पे G था तो यहां K लिख देंगे, और K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये K क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक, कोई दिक्कत? अब ये जो K है तुम्हारा, ये डिपेंड करता है मीडियम पे, डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ये फोर्स जो है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होगा, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होगा, ठीक है। चलो अब यहां बात करते हैं, ये जो तुम्हारा ये फोर्स है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। जैसे यहां छोड़ेंगे तो नीचे की अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन नहीं होगा, ठीक है। इसको छोड़ेंगे तो कभी ऊपर नहीं जाएगा, ऑलवेज क्या है? अट्रैक्टिव इन नेचर है। ये क्या है? ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर है, जबकि ये क्या है? अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, ज्ञान हो गया। तो तीन फोर्स डिस्कस कर लिए, स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलो, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। डिटेल डिस्कशन इन चैप्टर में करेंगे, ठीक है। चलो एक लास्ट फोर्स है, इसको हम देख लेते हैं, वीक फोर्स। वीक फोर्स, तो देखो वीक फोर्स क्या होता है। अभी बहुत ज्यादा तुम समझने की कोशिश भी मत करो, मतलब समझ में आ रहा ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात वाली बात नहीं है, हम लोग उसको मॉडल फिक्स कर पढ़ेंगे। फोर टाइम में समझ दो क्या होता है। न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तुम क्या पेट में दर्द हो रहा है? तो क्यों कूद रही है? तो देखो जब न्यूक्लियस के अंदर होता है, एक होता है प्रोसेस, इसको बोलते हैं बीटा डीके। क्या बोलते हैं उसको? बीटा डीके बोलते हैं। बीटा डीके में क्या होता है ना, प्रोटॉन जो तुम्हारा है ना वो चेंज कर जाता है, किसमें? न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन क्या होता है? चेंज करता है, किसमें? न्यूट्रॉन में करता है। क्यों चेंज करता है, क्यों नहीं करता है, जानने की जरूरत फॉर टाइम भी नहीं है। बस समझो कि बीटा डीके में प्रोटॉन क्या होता है? चेंज होता है न्यूट्रॉन में, और न्यूट्रॉन भी चेंज होता है प्रोटॉन में, दोनों प्रोसेस होता है, ठीक। यदि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाओ तो देखो इस प्रोटॉन में एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जीरो चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे एक चार्ज डेवलप होगा। कैसा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे जीरो चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पता यहाँ कैसा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तोड़ता है ना, तो अपने साथ साथ क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉन निकालता है। प्रोसेस में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है। अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, यहाँ जीरो चार्ज है तो यहाँ प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, और यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है वो चीज में चेंज हो रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चेंज हो रहा है, ठीक। अब यहां पे ये क्या है? तो इसको बोलते हैं, देखो इसका चार्ज जीरो है, डेट मींस कैसा पॉजिटिव चार्ज। अरे यार
ठीक है। बीटा डीके में, ए यार तुम लोग क्या कर रहे हैं यार, क्लास से बाहर चल जाओ। बीटा डीके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज होता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है इसमें, इसका नाम है पॉजिट्रॉन। क्या नाम है, पॉजिट्रॉन। क्या होता है पॉजिट्रॉन, और इसका क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन। ये मेटर है, ये क्या है, मेटर है, और ये क्या है, एंटी मेटर है। क्या है ये, एंटी मेटर। अब ये क्या होता है मेटर, क्या होता है एंटी मेटर, ये सब बात की बात है, अब सब दिमाग नहीं लगाना है, तो हम लोग अपने टॉपिक से ही भटक जाएंगे। बस यहाँ समझो, बस इतना समझो, बीटा डीके एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है बस। ये प्रोसेस कराने के पीछे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इस प्रोसेस कराने के पीछे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, दैट फोर्स इज वीक फोर्स। दैट फोर्स इज वीक फोर्स, बस इतना समझो। वीक फोर्स इज दैट फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बीटा डीके, ठीक है। बीटा डीके कराने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो कौन फोर्स है, वीक फोर्स है। बीटा डीके में होता क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन चेंज होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होते रहता है। क्यों चेंज होता है, नहीं चेंज होता है, एंटी पार्टिकल क्यों बनता है, क्यों नहीं बनता है, ये सब डिस्कशन हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे। फॉर टाइमिंग बस इतना समझो, 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। पहला फोर्सेस है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण सिर्फ अट्रैक्शन होगा दो मास के बीच में। दूसरा फोर्सेस है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो चार्ज के कारण फोर्स प्रोड्यूस होगा। तीसरा फोर्स है स्ट्रॉन्ग फोर्स, जिसके कारण न्यूक्लियस बाइंड रहता है। चौथा फोर्स वीक फोर्स है, जिसके कारण बीटा डीके होता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत, चलो आगे चलते हैं। दो ये सब जितना है ना, हम क्लास 9 में डिटेल में पढ़ाए हैं, ठीक है। और ठीक है, वो सब हम लोग उसमें ध्यान नहीं देना, समय वेस्ट नहीं करना है उस पर। अदरवाइज बोलोगे ना तो हम एक पूरे फोर्स पे एक वीडियो बना करके अपना, जब हमको फ्री टाइम होगा उसको डाल देंगे यूट्यूब पे, तुम लोग देखते रहना, समझा। लेकिन अभी यहाँ समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग उस चैप्टर खत्म करना फटाफट, ठीक। चलो आगे चलते हैं हम लोग। क्या बताने वाले हैं, ठीक है। देखो फोर्स को तुम देखोगे ना तो ब्रॉडली तुम दो भाग में डिवाइड कर पाओगे। फोर्स का यदि तुम क्लासिफिकेशन देखते हो तो दो कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर पाते हैं, क्लास 9 में पढ़े होगे। एक को बोलते हैं क्या, कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। और दूसरा का नाम है फील्ड फोर्स। क्या नाम है, फील्ड फोर्स। तो जितना भी ये कांटेक्ट फोर्स है ना, ये जिस फोर्स के कारण अराइज होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कांटेक्ट फोर्स जिस फोर्स के कारण अराइज होता है वो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि 4 प्रकार का ही फोर्स होता है, 4 प्रकार का ही फोर्स होता है। और हम बताएं जिस प्रकार भगवान विष्णु जी सुप्रीम है और लॉर्ड रामा एंड लॉर्ड कृष्णा उसका एक तरह से क्या बोल सकते हैं, क्या बोल रूप है, उसी प्रकार कांटेक्ट फोर्स एक रूप है जिसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो कांटेक्ट फोर्स है कौन कौन, जहां देखो जिससे हो गया तुम्हारा कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स। क्या है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। जैसे फोर्स हो गया तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स। क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स। फोर्स में तुम्हारा जैसे हो गया क्या, वेट हो गया। क्या हो गया, वेट। दोनों फोर्स का नाम से क्लियर हो रहा है। कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स है जो दो बॉडी कांटेक्ट में आए तब लगे। जब दो बॉडी कांटेक्ट में आए तब फोर्स एक्सपीरियंस करे तो क्या बोले, कांटेक्ट फोर्स। फील्ड फोर्स में क्या है, दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं भी है तो भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो क्या होगा, फील्ड फोर्स होगा। डिफरेंस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान ये है, ये बड़ी किसी कांटेक्ट में नहीं है, छोड़ेंगे तो ये नीचे आने लगता है तो क्या हो गया, एक तरह से ये फील्ड फोर्स हो गया, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे वेट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है। और इसमें लिख लो टेंशन फोर्स। क्या, टेंशन फोर्स। और लिख लेगा तो लिख लो स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। ये सारा फोर्स हमको अभी इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में ये जितना फोर्स देखा ना, यही फोर्स भर भर के आएगा, यही फोर्स भर भर के आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे और थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। फोर्स का ऐसा यूनिट पता है तुमको, बच्चे ने पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं बताओ, न्यूटन। क्या हो गया, न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये हम देखेंगे फोर्स कैसा क्वांटिटी है, फोर्स इज अ
फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सा लॉ एडिशन मानेगा? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या करेगा? फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। कोई दिक्कत? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या था याद करो? दिस सिंपल, दिस इज द फोर्स F1 और दिस इज द फोर्स F2। तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट बनाने के लिए पैरेललोग्राम ड्रॉ करते थे, याद करो। और जो डायगोनल होता था, दिस डायगोनल इज दी एफ नेट। ये डायगोनल क्या होता था? एफ नेट होता था। और एफ नेट निकालते कैसे थे? फॉर्मूला याद है? रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स F1 एंड F2। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स F1 एंड F2। यहां लोग को दिक्कत है? ठीक, चलो कोई दिक्कत? फोर्स का थोड़ा बहुत मोटा मोटी समझ में आ गया फोर्स क्या चीज है। अब तो ये सब नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो यही सब फोर्स यहाँ पढ़ना है। 4 फंडामेंटल फोर्सेस था, उसको हम डिस्कस ज़्यादा किए नहीं, किताब में ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसके बाद सेपरेट चैप्टर हम लोग सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू किए हुए ना, वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ रहे हैं ना, आज फिर पढ़ेंगे, वहाँ तो पढ़ा रहे हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ लेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता मोटा मोटी समझा दिए, क्या होता मोटा मोटी समझा दिए, लमसम बात समझ में आ गया, ठीक? चलो कोई दिक्कत? चलो स्टार्ट करता हूं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। दो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बचपन में पढ़ते आए होगे, पैदा लिए होगे ना, तब से न्यूटन बाबा न्यूटन बाबा न्यूटन बाबा न्यूटन बाबा करते आ रहे हो, ठीक है? तो चलो देख लेते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। फिर हम एक्सपेक्टेशन करते हैं किसी को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन नहीं आता है, ठीक है? किसी को ठीक है? तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक बॉडी है, यदि वो रेस्ट में है, बॉडी क्या है? रेस्ट में है, तो भैया वो हमेशा के लिए रेस्ट में ही रहना चाहेगा। एक बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा के लिए क्या करेगा? रेस्ट में ही रहेगा। या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो हमेशा के लिए यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। क्या बोले? यदि बॉडी रेस्ट में, जैसे हम ऐसा रुके हुए हैं तो जिंदगी भर हम ऐसे रुके रहेंगे, या हम चल रहे हैं तो जिंदगी भर हम चलते रहेंगे। भैया कब तक चलते रहेंगे? कब तक चलते रहेंगे? जब तक उसमें नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाए, नेट अनबैलेंस फोर्स नहीं लग जाए। दैट मीन्स क्या बोल रहा है भैया? सुनो समझो। बोल रहा है एक बॉडी है और ये भैया रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में है, तो ये हमेशा के लिए रेस्ट में ही रहेगा, ये चल नहीं सकता है। कब तक नहीं चलेगा? जब तक इसमें कोई तुम नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दो, एफ नेट कुछ नहीं लगा दो। नेट कहने का क्या मतलब हुआ? जैसे सपोज करो कि एक बॉडी है
इस पे तुम इधर तो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है लेकिन ये चल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स एफ नेट जो है तुम्हारा वो 0 है। एफ नेट क्या है? 0 है। तो हम इसीलिए बोले यहाँ पे लिखे हैं कि नेट लिखे, नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। बस समझ में आ रहा है? नेट फोर्स 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोर्स तो लग रहा है इस केस में भी, लेकिन बॉडी स्टिल इन रेस्ट, बॉडी पहले भी रेस्ट है, अभी भी रेस्ट में ही है। क्या न्यूटन लॉ यहाँ वैलिड नहीं है? न्यूटन लॉ यहाँ वैलिड है, या नेट फोर्स जो है यहाँ 0 हो जा रहा है। नेट फोर्स अनबैलेंस होना चाहिए, डेट मीन्स इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बैलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही बोल रहा है, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा के लिए वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक तुम उस पर नेट एफ नेट नहीं लगा देते हो। या कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यदि कोई यूनिफॉर्म मोशन में है तो जिंदगी भर के लिए ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक तुम इस पे इधर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हो, ठीक है। सिंपली कहने का मतलब यही है न्यूटन का पहला लॉ का कि किसी बॉडी का स्टेट चेंज करना है, किसी बॉडी का स्टेट चेंज करना है, दैट मीन रेस्ट में है तो मोशन में लाना है, या मोशन में है तो रेस्ट में लाना है, स्टेट चेंज करना है तो फोर्स लगेगा, ठीक है। जैसे कोई बॉडी रेस्ट में है, उसको क्या लाना है? दो, यदि हम बात करें स्टेट ऑफ मोशन का बात करें, स्टेट ऑफ मोशन, 2 प्रकार का मोशन हो सकता है, या तो वो रुका हुआ अवस्था में हो या तो वो चलता हुआ अवस्था में हो। स्टेट ऑफ मोशन 2 प्रकार हो सकता है, या तो रुका हुआ हो या तो चल रहा हो। तो यदि कोई रुका हुआ है और वो चलने लगा, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? फोर्स है। या सिंपली कहने का मतलब, उल्टा भी सही है, यदि कोई चल रहा है मोशन वो रुक गया है, कोई चलता हुआ मोशन रुक चुका है, उसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? फोर्स है। मतलब सिंपली कहने का मतलब स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के पीछे फोर्स महाशय का हाथ है। बात क्लियर है? स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने कौन सा महाशय का हाथ है? फोर्स महाशय का हाथ है। कोई रेस्ट में है, मोशन में आ गया, फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, मोशन में तो रेस्ट में आ गया तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का पहला लॉ है, ठीक है। इससे कंक्लूजन क्या निकला? तो कंक्लूजन निकला, 2 कंक्लूजन निकला है। कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन फ्रॉम फर्स्ट लॉ से कंक्लूजन निकाले तो पहला कंक्लूजन बता रहा प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने का वो जो हर बॉडी में अपना के गुण है। जैसे मानो ये डेस्क है, इस डेस्क को हम धक्का मार रहे, हिल नहीं रहा है, लेकिन एक खली आके इसको धक्का मारेगा तो हिल जाएगा ना। इसको हम धक्का मार रहे हैं, भैया हिल नहीं रहा, हम फोर्स लगा रहे कि नहीं लगा रहे? फोर्स इस पे लगा रहे, स्टिल यह हिल नहीं रहा, अपना जगह नहीं छोड़ रहा है, स्टिल यह रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि इसका एक प्रॉपर्टी है या इसका एक गुण है, इस ऑब्जेक्ट का एक गुण है। क्या गुण है? रेस्ट में ही रहने का गुण है। क्या गुण है? रेस्ट में ही रहने का गुण है, दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? कि किसी भी मोशन को अपोज करने का गुण, मतलब ये रेस्ट, जैसे हम इंसान हैं और हम कोरिया इंसान हैं, हम सुतल हैं, तो हम उठा रहे हैं, हम उठ नहीं रहे हैं, तो मेरा गुण है कोरियापंथी। कोरियापंथी क्या है? दिस इज माय प्रॉपर्टी, ठीक है। हमारा प्रॉपर्टी क्या है? कोरियापंथी। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट का भी प्रॉपर्टी क्या है? इनर्शिया। जिस कारण वो क्या? कोरिया है। ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और चल रहा है तो चलते रहेगा। मतलब इनर्शिया का बेसिकली मतलब क्या होता है? टू अपोज, ऐसे लिख देता। इनर्शिया मतलब कि वह प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय विच, वो प्रॉपर्टी बाय विच दे अपोज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन क्या करेगा? अपोज करेगा। दैट मीन्स यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है
तो मोशन में रहेगा। मोशन वाला रेस्ट में आना नहीं चाहेगा, रेस्ट वाला मोशन में जाना नहीं चाहेगा। दिस इज द इनर्शिया, ठीक, दिस इज इनर्शिया, ठीक। तो इसका मतलब दो स्टेट ऑफ मोशन कितना, दो स्टेट ऑफ मोशन होता है बताया जस्ट, एक हुआ रेस्ट और दूसरा हुआ मोशन। तो रेस्ट यहां से क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यहां से क्या डिफाइन हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और यहां से क्या डिफाइन हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसीलिए हम बोल सकते हैं दो प्रकार का इनर्शिया हो गया, एक हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब क्या, कि बॉडी इज इन रेस्ट रिमेन्स इन रेस्ट, बॉडी इज इन मोशन रिमेन्स इन इट मोशन, वो हमेशा के लिए मोशन में रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक, यहाँ क्लियर है। तो डिफरेंशियल वगैरह बुक से देख लेना, हाँ को समय से वेस्ट नहीं करना है, अदरवाइज हम क्लास 9th में ये सब पूरा चीज पढ़ा चुके हैं, यूट्यूब से देख के डिफरेंशियल लिख लेना, यूट्यूब में हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं क्लास 9th वाला को, तो ये डिफरेंशियल लिखने का मन हो तो वहां से देख के लिख लेना, ठीक। चलो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमेशा के लिए मोशन में ही रहेगा। इनर्शिया जो है तुम्हें किस पे, इनर्शिया जो होता है तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द बॉडी पे, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब ग्रेटर द मास, ग्रेटर द मास मीन्स क्या हुआ, ग्रेटर द इनर्शिया, ग्रेटर द इनर्शिया। अब इनर्शिया ज्यादा है तो नीडेड मोर फोर्स टू, एक मिनट, needed more force to needed more force required to change their state of motion। बस समझ में आया क्या बोले, यदि मास ज्यादा होगा दैट मींस इनर्शिया ज्यादा है, और इनर्शिया ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा फोर्स चाहिए उसका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट लॉ। 15 मिनट दिए हमको, और रुकिए ना 15 मिनट बैठे बैठाइए 15 मिनट, टॉपिक खत्म हो जाएगा मेरा, ठीक। सेकंड लॉ खत्म ही कर देते हैं, थर्ड लॉ खत्म कर देते हैं, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये क्या बोलता है भैया, ये सिंपली इसका स्टेटमेंट है, रेट क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum is proportional to the force। क्या बोलता है, लीनियर मोमेंटम का जो रेट का चेंज है वही फोर्स होता है, वही क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक। देखो यदि हम तुमको समझाने की कोशिश करें तो सिंपली मोमेंटम का मतलब क्या होता है, यदि हम लोग मोमेंटम का हम जिंदगी में पढ़े क्या, मोमेंटम इक्वल्स टू पी को डिनोट करते हैं मास इनटू वेलोसिटी, बस में पढ़े मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो इसको यदि फील करना चाहो तो कैसे फील करोगे, देखो सपोज करो दो एग्जांपल्स कोशिश करते फील कराने का। जैसे सपोज को एक ट्रक है, ठीक, और तुम यहां पे हो और ट्रक चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक, इसका मास 100 kg मान लेते हैं, कुछ भी है, और यहाँ से एक छोटा सा गाड़ी आ रहा है जिसका मास 20 kg है, ठीक है, और ये भी चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये तुम्हें बताओ तुम कहाँ आना पसंद करोगे, यहाँ आना पसंद करोगे या यहाँ आना पसंद करोगे, कहीं एक जगह आना है तुमको, ऑब्वियसली यहाँ आना पसंद करोगे क्योंकि यहाँ पे हानि कम है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कम है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन क्या है, कम है, और यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो सकता है तुम मर भी जाओ, यहाँ डिस्ट्रक्शन ज्यादा है।
तो क्यों ज्यादा है, दोनों स्पीड तो सेम है। बोले ना सर ये बड़का मोटका भारी है, ठोक देगा कचुम्बर निकाल देगा। बोलता अरे भैया डिस्ट्रक्शन जो तुम्हारा है, यहां से कंक्लूजन निकाल, डिस्ट्रक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, मास का है। डिस्ट्रक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब मास ज्यादा फोड़ा फोड़ी ज्यादा। बोले चलो ठीक, डिस्ट्रक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास है, चलो लो। आप बताओ किस कहां ना पसंद करोगे, यहां ना पसंद करोगे क्योंकि यहां तो गाड़ी रुका हुआ है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यहां मुंह कर फोड़ देगा। मास तो अभी भी दोनों का सेम कहां है, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, डिस्ट्रक्शन यहां ज्यादा हो रहा है। तो बोले ना भैया डिस्ट्रक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, डिस्ट्रक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्या कंक्लूजन निकला, दोनों एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकला जो डिस्ट्रक्शन है तुम्हारा किसके प्रोपोर्शनल है, मास के प्रोपोर्शनल, या डिस्ट्रक्शन तुम्हारा किससे प्रोपोर्शनल हो सकता है, वेलोसिटी। बोला अरे दोनों बात सही है, चलो दोनों गुना कर दो। क्या करो, दोनों को गुना कर दो। दैट मींस डिस्ट्रक्शन जो है तुम्हारा, डिस्ट्रक्शन जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास इनटू वेलोसिटी। किसके प्रोपोर्शनल है, मास इनटू वेलोसिटी। इसको कुछ फिजिक्स में टर्म नाम देना पड़ेगा ना, डिस्ट्रक्शन नहीं लिखना पड़ेगा, ये इंग्लिश का वर्ड है, फिजिक्स में नाम दे देते हैं। बोलते चलो इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम देंगे, चलो कुछ छोड़ना देता, चलो मोमेंटम में नाम दे देते हैं। इसका क्या नाम दे दिए, तो मोमेंटम। तो जब ये मोमेंटम समझ में आता, क्या समझ में आना, कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन का बात कर रहा है, और कहीं ना कहीं अब समय के साथ डिस्ट्रक्शन का चेंजिंग ही तुम्हारा फोर्स होता है। फोर्स ज्यादा, डिस्ट्रक्शन ज्यादा, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, फोर्स है। फोर्स ज्यादा होगा तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा। लेमैन में समझने के लिए कुछ हम तुमको समझाने की कोशिश की है, होप समझ में आया होगा। ठीक, आया समझ में है, आया, चलो हटाओ ये सब, जितना बात बोले सब भूल जाओ, बस याद रखना ये, ठीक है, ये सब फालतू बात बोले, ठीक है, जितना भी बात बोले सब बात फालतू था। मेन बात है यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, यहां पर हम लिखे लीनियर मोमेंटम। क्यों, क्योंकि मोमेंटम दो प्रकार का होता है, मोमेंटम तुम्हारा दो प्रकार का मोमेंटम तो फिजिक्स में पढ़ोगे, एक होता है लीनियर, लीनियर मोमेंटम, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एक होता है लीनियर मोमेंटम, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोग यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, तो क्या बोलता है, फोर्स जो है इसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकली हम लिखना चाहेंगे, मैथमेटिकली हम लिखना चाहेंगे। देखो जिसको न्यूटन लॉ बहुत समझ में नहीं आ रहा है, क्लास 9 का चैप्टर खोलकर देख लेना, वहां से अच्छे समझ में आएगा, बहुत आसान से बताएं। तो तुम लोग क्लास 11 के बच्चे हो, न्यूटन लॉ पे ही बैठे रहेंगे तो आगे कब निकलेंगे क्या। चलो मैथमेटिकली तो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पी क्या, मोमेंटम है, पी क्या है, मोमेंटम है, कोई दिक्कत। चलो मोमेंटम क्या होता है बताओ, मास इनटू वेलोसिटी। चलो पी का सूत्र गया के डीपी डीपी डीपी, ठीक है। के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। के यदि 1 मान लेते हैं, के मान लेते हैं 1, ऐसा यूनिट में के कितना होता है, 1 होता है। कहां से आया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक, के का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो फोर्स कितना हो गया यहाँ पे, डीपी अपॉन dt। कोई दिक्कत, दिक्कत ए तुमको नहीं समझ आ रहा है, तुम यहीं पर क्लास में ही हो, अच्छा लग नहीं रहा था। चलो मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। दो क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो अलग अलग प्रोडक्ट रूल लगा यहाँ पे। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, देखो पहले m को छोड़ दो, इसको चेंज करो, फिर v को छोड़ दो, मास को चेंज करो। ठीक, तो फोर्स कितना आ गया भैया, ये आ गया फोर्स। कोई दिक्कत, फोर्स का क्या फॉर्मूला आ गया, m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। सब इफ मानते, इफ स्पेशल केस, इफ मास इज कांस्टेंट, यदि मास क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, मान लेते हैं कि मास तुम्हारा चेंज नहीं कर रहा है, तब बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कितना हो जाएगा, बताओ कोई। यदि मास कांस्टेंट है तो चेंज कितना होगा, यदि मास कांस्टेंट है तो उसका रेट ऑफ चेंज कितना होगा, 0 रहे, डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहां बताओ फोर्स कितना हो गया, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये बच गया तो हो गया मास इंटू dv बाय dt। और dv बाय dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तुम लोग पागल हो क्या रे,
एक्सेलरेशन भूल जाओगे, डीवी बाई डी टी, तो कुछ ज्यादा करके ये सब भूल जाना मतलब पाप हो लगेगा, समझा। और ये पाप गंगा नहाने में नहीं धुलेगा, ये सब अब एक्सेलरेशन भूल जाओगे, डीवी बाई डी टी होता है, हाँ वेलोसिटी भूल जाओगे, डी एक्स बाई डी टी होता है, तो पाप लगेगा, कीड़ा फट जाएगा शरीर में, ठीक है। यही बचपन में पढ़े थे ना, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बचपन में यही पढ़े फार्मूला, ठीक। लेकिन देखो यहां पे जो इस फार्मूला में क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, यदि मास का रेट चेंज हो तो भी फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे तुम देखो, याद करो, बम फोड़ते थे तो जैसे तुमको इसको मोशन प्रोवाइड कराना है, इसको मोशन प्रोवाइड कराना, क्या करते हैं, इसको वेलोसिटी देते हैं, कर रहे हैं ना, उसको ऐसे पुश करेंगे या पुल करेंगे तो इसको मोशन मिलेगा। लेकिन बम में क्या पुल करते हैं, कभी बम में से लगा दिया आग, भाग, उड़ गया बम, कैसे उड़ गया, कैसे मोशन आ गया, तो वहां पे क्या हो रहा है, मास का चेंजिंग हो रहा है। सॉलिड था, आग लगाए, सॉलिड क्या हो गया, गैस बन गया, दैट मींस मास चेंज कर रहा है। मास चेंज किया तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो मोशन आएगा। समझ में आ रहा है बात। तो वहां मास के चेंज के कारण क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहे थे, ठीक है। वेलोसिटी चेंज के कारण ऑब्वियसली फोर्स एक्सपीरियंस होगा ही होगा। कोई दिक्कत यहां तक, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक। मास उतना कैसे रहेगा बउआ, अच्छा एनर्जी, मास कन्वर्ट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, मास जो था तुम्हारा एनर्जी में तुम, अच्छा तुम एक लकड़ी को, एक लकड़ी है उसको नाप लो 5 kg, जला दो तो 5 kg रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक। कोई दिक्कत, चलो तो यहां तक क्लियर है। तो ये सब फॉर्मूला यूज करेंगे जब वेरिएबल मास का सवाल लेगा। जैसे एक सवाल रहता है कि मानो कि पटना कचरा डब्बा है, कचरा वाला नहीं आता है, कचरा ले लो, कचरा, कचरा वाला यहाँ गाड़ी वाला आया, कचरा निकाल, उन लोग कचरा डब्बा कैसा होता है, कचरा डब्बा पूरा फुल रहेगा, गाड़ी चलते रहे, कचरा निकलते रहेगा नीचे से। ये कैसा सवाल हो गया, वेरिएबल मास सवाल हो गया। मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, समय के साथ मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ मास कांस्टेंट माने। जैसे बाल्टीन है, बाल्टीन में तुम नहाने का मन है, छेद कर दिया पीछे से, पानी भर दे रहा, पानी भर रहा था तो निकल रहा है, ये भी कैसा सवाल हो जाएगा, वेरिएबल मास का सवाल हो जाएगा। चाहे फॉर्मूला क्या लगेगा, ये लगेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो यहाँ तक क्लियर है, किसी को यहाँ तक कुछ समस्या बता दो, है ठीक है, कोई दिक्कत। तो कुछ सवाल करते न्यूटन ऑफ मोशन पे, ठीक है। केमिस्ट्री लेक्चर को पढ़ाना होगा ना, ठीक है। चलो केमिस्ट्री लेक्चर खत्म करेंगे ना, उसके बाद फिर वापस आते हैं हम, ठीक।